साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी 71वीं प्री का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है वो किस बुक से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, किस क्या कहते हैं पेज से पूछा गया है। ठीक ना। क्वेश्चंस और बुक दोनों का जो है हम प्रूफ के साथ आए हुए हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से क्या कैसे पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िएगा कि एक ट्रक है जो विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर जो है नियत त्वरक से लुढ़कना शुरू करती है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। ठीक ना। तो देखिए यह किस बुक से पूछा गया है, थोड़ा सा सोर्स पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे भी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे बुक का जो स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चंस। ये क्या है, एक ट्रक का विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में जो है 400 मीटर की दूरी तय करता है और इसका त्वरण ज्ञात करे। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल की गणना करे। क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये किस बुक का है, ये जो है 9th क्लास का जो है 9th क्लास का एनसीईआरटी का जो है साइंस है। ठीक ना। और चैप्टर देखिएगा और पेज देखिएगा तो थोड़ा सा नीचे देख लीजिए। देखिए चैप्टर जो है वो बल तथा गति के नियम से पूछा गया है और पेज जो है वो 109 नंबर पेज से पूछा गया है। ठीक ना। तो सोर्स हम लोग देख लिए कि 9वीं क्लास से यह पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, पहले इसे पहले इरेजर कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है कि विरामावस्था से ट्रक चला जा रहा है। जब कभी भी इस तरह की क्वेश्चंस में यदि विरामावस्था से बात करें तो याद रखिएगा u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग u को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। और v को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम वेग कहते हैं। ठीक ना। अब ब्रेक लगाने पर अगर क्वेश्चंस में रहता तब v बराबर 0 हो जाता, यदि विरामावस्था का बात करें तब u बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। इसलिए विरामावस्था पर u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि विरामावस्था का अर्थ है रुका हुआ, यानी कि वस्तु जो है प्रारंभिक वेग 0 है। अब देखिए क्या कह रहा है, पहाड़ से नीचे की ओर नियत त्वरण से, यानी कि त्वरण समान है 20 सेकंड में, यानी कि टाइम जो हमारा दिया गया है वो कितना 20 सेकंड दिया गया है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब s जो दिया गया है, विस्थापन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 400 मीटर दिया गया है। उसके बाद यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन, यानी कि क्या दिया गया है, m मास दिया गया है 7 टन। तो यहाँ एनसीईआरटी में अभी हम लोग देख लिए हैं कि 1 टन का मान कितना था, देख रहे थे कि 1 टन का मान कितना था, 1000 केजी था। ठीक ना। अब इसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 टन को जो है केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 के टन का मान जो है 1000 केजी है, तो 7 टन को जो है केजी में कन्वर्ट करने के लिए गुना करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 7000 केजी हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, बल निकालना है। तो बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा बल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर m गुना a होता है। a यानी कि त्वरण और m जो हो जाएगा वो मास हो जाएगा और F यानी कि बल। तो बल तो निकालना ही है और m दिया गया है और a जो है हमें निकालना है, a भी निकालना है, m भी निकालना है। पहले a निकालेंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, बल मिलेगा। कि इसी चैप्टर में जो है एक 3 समीकरण दिया गया और 3 समीकरण में एक ऐसा समीकरण है जिससे हम विस्थापन निकालते हैं। तो s बराबर जो है ut प्लस जो हो जाएगा वो हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए s कितना दिया गया है, 400 मीटर दिया गया है। उसके बाद u कितना दिया गया है, 0 हो जाएगा। जब u 0 है तो u को t के साथ गुना करेंगे तो 0 को t के साथ मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। उसके बाद a का मान हमें निकालना ही है तो a लिखेंगे और t का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो क्या करेंगे, 20 करेंगे गुना। अब 20 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में टी स्क्वायर है। तो 2 से यदि 20 कटेगा तो कितना, 10 हो जाएगा। यानी कि 10 और इधर 2 जीरो है और इधर भी 2 जीरो है तो दोनों जीरो क्या हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा। अब 2 बचा तो 2 से यदि 4 को काटते हैं तो कितना, 2 हो जाएगा। यानी a का मान कितना निकला, a का जो मान है हमें 2 निकला, यानी त्वरण 2 निकल चुका है हमें।
जब त्वरण 2 निकला तो अब हमें F तो आसानी से मिल जाएगा, यानी बल का मान M हमें कितना दिया गया है 7 टन, यानी कि 7 केजी 7000 केजी दिया गया है। और त्वरण हमारा कितना 2 है, तो 7000 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन क्या हो जाएगा बल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 14000 न्यूटन। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ दिया गया था कि एक टन का मान कितना 1000 केजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एक लकड़ी के बक्से को जो है 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि यह कहाँ से पूछा गया है। तो देखिए इसी पेज में, इसी चैप्टर में जिसमें अभी हम लोग देख रहे थे, यानी कि बल तथा गति के नियम चैप्टर में ही 109 पेज में से ही यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या है, क्वेश्चन है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है या नहीं है बताइएगा। ये भी क्या है, ये 9th क्लास का ही है, साइंस NCERT। देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो 200 न्यूटन ही होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में जो है वो नियत वेग कह रहा है। नियत वेग का अर्थ क्या होता है कि समान गति, यानी कि गति हमारा क्या है समान होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लकड़ी का देखिए ये बक्सा रहा माना कि, अब इस लकड़ी के बक्सा को क्या करा जा रहा है 200 न्यूटन के बल से जो है धकेला जा रहा है। जब हम 200 न्यूटन के बल से इस लकड़ी के बक्सा को धकेल देंगे तो इसका नियत क्या होगा, गति क्या हो जाएगा, गति जो है बिगड़ जाएगा, गति क्या होगा समान नहीं हो पाएगा। तो गति समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, 200 न्यूटन के बल से जब हम धकेल रहे हैं और जब फिर भी उसके बाद भी अगर नियत वेग है यानी कि गति समान है, यानी कि 200 न्यूटन का इस पर क्या लगा होगा 200 न्यूटन का घर्षण लगा होगा। 200 न्यूटन का घर्षण लगा होगा तब तो जाके क्या बना होगा बाहरी बल 0 बना होगा, और बाहरी बल 0 बनेगा उसके बाद ही क्या होगा समान गति होगा नियत वेग होगा। इसलिए इसका घर्षण हमसे पूछा जा रहा था, यानी घर्षण कितना 200 न्यूटन लगा। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिकतम ठोस में होती है, उसके बाद जो है द्रव में होती है, उसके बाद जो है गैस में होती है। तो इसमें आपको ठोस जो दिख रहा होगा वो स्टील है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टील हो जाएगा। अब देखिए यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है इसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए ये NCERT का पेज है, ठीक ना, 9th क्लास का ही NCERT का क्या है पेज है। अब देखिए इसमें कहाँ मिलेगा हमें, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब जो है हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है कम हो जाती है ना। जब हम कहाँ जाते हैं ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है कम हो जाती है, यानी कि ठोस से गैस की ओर जाएंगे तो कम होगा। और यही हमसे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी कि ठोस से जब हम गैस में जाते हैं तो चाल क्या हो जाता है कम हो जाता है, यानी कि ठोस में क्या रहा होगा अधिकतम रहा होगा। तो स्टील क्या है ठोस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी क्या है सेम क्वेश्चन ही है, दोबारा जो है वो एडिट हो चुका है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऊर्जा ऑप्शन जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है। डी नंबर ऑप्शन है कि गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जब जो है स्थितिज ऊर्जा जितना कम हो रहा है ना, जितना स्थितिज ऊर्जा कम हो रहा है उतना जो है गतिज ऊर्जा यानी कि उतना वेग जो है वृद्धि हो रहा है, वेग में वृद्धि हो रहा है। और वेग में जब वृद्धि हो रहा है यानी कि गतिज ऊर्जा
काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा कम होगा, इधर क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। उससे क्या हो जाएगा कि जितना स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगा उतना तो इधर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गया। इससे क्या होता है कि कुल ऊर्जा क्या होता है, नियत रहता है। कुल ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। अब देखिए यह क्वेश्चन किस पेज से, किस बुक से पूछा गया है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 6 नंबर में टिक लगा हुआ है। जैसा कि देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? अगर करती है तो क्यों करती है, यह हमसे पूछा गया है। देखिए सेम क्वेश्चन था कि नहीं, सेम क्वेश्चन है या नहीं। अब देखिए यह किस चैप्टर से पूछा गया है, तो कार्य तथा ऊर्जा से पूछा गया है और 141 नंबर पेज से पूछा गया है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर जो है 140 न्यूटन का बल लगाती है। यानी 140 न्यूटन का बल, यानी एफ का मान हमें दिया गया है 140 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। 15 मीटर लंबा मतलब विस्थापन का मान हमें दिया गया है। विस्थापन का मान हमें कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, यानी कार्य W बराबर हमसे पूछा जा रहा है वर्क कितना किया है, तो F बराबर FS यानी बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बल गुना विस्थापन होता है। यानी 140 हमें बल दिया गया है और विस्थापन 15 दिया गया है। दोनों को जब हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, सॉरी 2100 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। और इसका जो SI मात्रक होता है कार्य का वो क्या होता है, जूल होता है। तो 2100 जूल जो है वो किया गया कार्य हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यह जो है कहाँ से पूछा गया है, यह हम ढूंढे लेकिन क्या कहते हैं मिला नहीं, लेकिन यह क्या कहते हैं आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे आधारित है, तो ये तो बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत जो है 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट का जो व्यवहारिक मात्रक है, बिजली का खपत का जो व्यवहारिक मात्रक है वो किलोवाट आवर है। यानी 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर बराबर जो होता है जूल में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऊर्जा जूल में पूछा जा रहा है। तो अब हम 1 किलोवाट आवर बराबर इतना, यानी 1 यूनिट बराबर इतना जूल होता है। तो 250 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 250 निकालने के लिए क्या कर देंगे, 250 का गुना कर देंगे। अब जब हम 250 का गुना करते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा कि 9 गुने 10 के पावर जो हो जाएगा वो 8 जूल जो है इसका आंसर आ जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यह किस बुक से पूछा गया था, तो इधर ही है, इसी में देखिए यहाँ इस कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर से ही पूछा गया था और 141 नंबर पेज से ही पूछा गया है। 9th क्लास का ही NCERT का साइंस यह भी है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा जो है 250 यूनिट व्यय होती है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। देखिए एक क्या कहते हैं यहाँ जो है किसी भी प्रकार का डाटा भी चेंज नहीं किया गया है, सेम उठाकर पूछा गया है। 9th क्लास का NCERT है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी, ठीक ना। यह जो है शायद 10th क्लास की NCERT में रहा होगा, लेकिन वहां भी ढूंढे लेकिन मिला नहीं, ठीक ना। तो फिजिक्स का 2 ऐसा क्वेश्चन था जो क्या कहते हैं NCERT बुक में नहीं मिला। 10 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था, 10 में से 2 नहीं मिला और 8 क्वेश्चन जो है वो NCERT बुक से ही मिला है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है।
निरूपित नहीं करता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि विद्युत शक्ति बराबर P बराबर V गुना I होता है। और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, R यानी कि प्रतिरोध बराबर R बराबर V बट्टा I हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब दो फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए I का मान यदि निकालेंगे यहाँ से तो I इधर आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, V बट्टा R हो जाएगा, यानी I का मान। उसके बाद यदि हम V का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, I गुना R हो जाएगा यहाँ से। ठीक ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक P बराबर V गुना I होता है, तो अब I का मान हम इस I के जगह रख सकते हैं। तो I के जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V तो पहले से ऑलरेडी है और V बटा R हो जाएगा। I के जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कौन सा निरूपित नहीं करता है, लेकिन VI एक जो है ये तो फार्मूला ही है, तो ये निरूपित कर रहा है। एक फार्मूला से हम लोग अभी बनाए हैं V स्क्वायर R, तो V स्क्वायर R यह भी निरूपित कर रहा है। अब देखिए V का मान इसी में पुट करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो देखिए V का मान यदि यहाँ पुट करते हैं, इस V के जगह पुट करते हैं, तो V का मान क्या हो जाएगा, P बराबर V के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ का V का मान IR लिखेंगे, तो I गुना IR हो जाएगा। ठीक ना, IR हो जाएगा। अब I गुना I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा, यानी I स्क्वायर R भी निरूपित कर रहा है। बाकी का एक B नंबर ऑप्शन जो है यही निरूपित नहीं कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यह क्वेश्चन किस बुक से पूछा गया है, तो देखिए सेम हूबहू क्वेश्चन जो है 10th NCERT क्लास अभ्यास से जो है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। सेम हूबहू क्वेश्चंस पूछा गया है, ना ऑप्शन चेंज किया है, ना डाटा चेंज किया है, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया। और यह 10th NCERT क्लास 10th NCERT का साइंस है ना, साइंस है, 214 नंबर पेज से पूछा गया है साइंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, निरंतर जो है परिवर्तित होता है। तो देखिए क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन का अर्थ क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। लघु पथन का अर्थ होता है शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि R का मान लगभग 0 हो जाता है, V का मान लगभग 0 हो जाता है, जिससे I का मान क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। I का मान जो है अत्यधिक हो जाता है। याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट में जो है R का मान 0 हो जाता है, V का मान 0 हो जाता है लगभग, और I का मान क्या हो जाता है, यानी करंट का मान अत्यधिक हो जाता है। अब देखिए यह कहाँ से पूछा गया है, देखिए यहाँ सेम हूबहू क्वेश्चन, ना ऑप्शन चेंज किया है ना कुछ चेंज किया है। क्या है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। सेम क्वेश्चन है या नहीं देख लीजिए एक बार फिर से। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान देख लीजिए, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया है। और यहाँ का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ भी ऑप्शन चेंज नहीं किया गया। यह भी किस बुक से है, 10th क्लास की NCERT से ही है, 229 नंबर पेज से दिया गया है, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति। विद्युत आघात यानी कि शॉर्ट शॉक, विद्युत आघात मतलब इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति क्या है, तो विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति जो है फ्यूज हो जाएगा। अब देखिए यह कहाँ से पूछा गया है, तो यह भी जो है 10th क्लास की NCERT से ही पूछा गया है। क्या है, देख लीजिए यहाँ, विद्युत परिपथ की लघु पथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो है वह फ्यूज है। ठीक ना, यह भी NCERT का किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, NCERT का जो है 228 नंबर पेज है, और वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव वाला ही चैप्टर है। ठीक ना, अब देखिए यह तो फिजिक्स का क्वेश्चन था ना, फिजिक्स का कितना 10 क्वेश्चन था, पूछा गया था 71वीं BPSC में, लेकिन इसमें से NCERT से जो है 8 क्वेश्चन हूबहू था, सेम डाटा ऑप्शन सारा कुछ जो है सेम था, 2 क्वेश्चन जो है वो नहीं मिला। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं और सब्जेक्ट, बाकी का सब्जेक्ट केमिस्ट्री
बायोलॉजी, इन सबों को देखना चाहते हैं कि कहाँ से किस बुक से पूछा गया है, तो हम इसका वीडियो जो है अगले वीडियो में जो है हम इस केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जो है देखेंगे कि किस बुक से पूछा गया है, कैसे पूछा गया है।